हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। जनगणना 2027 में किन राज्यों को होगा फ़ायदा, पढ़िए परिसीमन पर अंदर की जो बात है वह कई राज्यों में लोकसभा सीटें जो हैं इससे कम हो जाएंगी अगर 2027 में जनगणना कराए जाने पर जो है वो कांग्रेस ने क्यों जताई है अपनी नाराज़गी। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है। 2027 की जो जनगणना है उसके बाद संसदीय सीटों का जो पुनः सीमांकन किया जाएगा उसके लिए एक संवेदनशील मुद्दा जो है यह है। यह प्रक्रिया न केवल राजनीतिक ताकत का भूगोल बदल सकती है बल्कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसको भी जो यह है प्रभावित कर सकती है। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां विविधता और जो विशालता है वो एक साथ सांस लेती हैं। लंबे इंतजार के बाद जो है वो सरकार ने 2027 तक जो जनगणना है उसको पूरी करने की घोषणा की है। लेकिन यह केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक तस्वीर है उसको नए सिरे से परिभाषित जो है वो कर सकती है। जो ये न्यूज़ है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। 2027 में जनगणना कराने के बाद जो है वो होगा परिसीमन। लोकसभा में उत्तरी राज्यों की जो सीटें हैं वह बढ़ेंगी और जो दक्षिण राज्य हैं उनके परिसीमन से खतरे पर जो स्टालिन की सतर्कता है वह जो है सही है। जनगणना 2027 की घोषणा के साथ ही परिसीमन पर एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इनमें कुछ राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने अपनी जनसंख्या को बेहतर ढंग से नियंत्रित जो है वो किया है। 1872 की जनगणना के आंकड़ों पर रिसर्च में पता चला है कि भारत जो है वो सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जनसंख्या जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। दक्षिण भारत में 1951 तक जनसंख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ी। उसके बाद उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ने की गति जो है वो तेज़ हो गई। केरल पहला राज्य था जिसने 1881 और जो 1931 के बीच में अपनी जनसंख्या को दोगुना कर दिया था। इस मामले में तमिलनाडु जो है वह दूसरा राज्य था। इसके बाद फिर से केरल ने 1931 और जो 1971 हैं उसके बीच अपनी जनसंख्या को दोगुना कर दिया था। इसके बाद उसकी जो जनसंख्या थी वह शिथिल होने लगी। और वहीं जो उत्तर भारत है उसमें 1881 और जो 1951 है उनके बीच सबसे कम दर की जो जनसंख्या है वह बढ़ी। और उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ने की असली शुरुआत जो है वो 1950 के दशक में हुई। यह वही समय था जब जनसंख्या का विस्फोट एक गंभीर वैश्विक समस्या जो है उसके रूप में उभर कर आया था। 1976 से 1971 की जनगणना के आधार पर जो है वो परिसीमन को 25 वर्षों के लिए रोक दिया गया था। 2001 में फिर से ऐसा ही किया गया और इसे जो है अगले 25 वर्षों के लिए रोक दिया गया। इसीलिए एक व्यक्ति एक वोट और जो एक मूल्य है उसका संवैधानिक सिद्धांत जो है अब मान्य नहीं है, क्योंकि बिहार में एक वोट का मूल्य जो है वो तमिलनाडु और जो केरल में एक वोट के मूल्य से बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि बिहार में लोगों की संख्या के हिसाब से उन्हें संसद में उतनी सीटें जो हैं वो नहीं मिलती जितनी कि उन्हें चाहिए। जनगणना के आंकड़े जो हैं वो उनसे तय होगा जो भी आगे आने वाला प्लान होगा वो। जातिगत जनगणना जो है वो 2027 के आंकड़े कब आएंगे उससे ही इस बात का जो है जो पता लगाया जाएगा कि जो प्रक्रिया है वह कब से शुरू होगी। पिछली जनगणना को देखें तो अंतिम जनगणना जो हुई थी जनसंख्या गणना के आंकड़े जो हैं वो जारी होने में लगभग 2 साल जो है वो लग गए थे। हालांकि यह देखने वाली बात है कि क्या मोदी सरकार जनसंख्या जो जनगणना है उसके 2027 की कोई तारीख जो है वह बताती है।
बेहतर तकनीक और जो डिजिटल डाटा है उसके इस्तेमाल से अब जो है जनगणना में उतना वक्त जो है वो लगने की संभावना जो है वो नहीं है। जनगणना में उतना वक्त जो है वो नहीं लगेगा, उसकी संभावना जो है वो बहुत ही कम है जितना कि पहले लगा करता था। ऐसे में मान लिया जाए कि जनगणना के आंकड़े पहले के मुकाबले जो है वो जल्दी आ जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही जो परिसीमन है वह शुरू हो जाएगा। जनगणना जो है वो 2027 के निर्णय की घोषणा होने के साथ परिसीमन पर बहस जो है वो फिर से शुरू हो गई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन ने केंद्र से जवाब मांगा है कि और उस राज्य पर जो है वो संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए जो जनगणना है उसमें देरी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस जनगणना को जो है वो 2027 तक टाल दिया है, जिससे तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व जो है उनको कम करने की उनकी योजना जो है वो स्पष्ट हो गई है। इस तरह स्टालिन को लग रहा है कि 2027 जो है वो जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, जिससे वो अगली जनगणना के आधार पर कराने की बात जो है वो कर रहे हैं। सटीक कार्यक्रम अभी जो है अधिसूचित नहीं है। हालांकि मोदी सरकार ने जो है वो जनगणना के संबंध में अभी तक कोई भी सटीक जो कार्यक्रम है उसको अधिसूचित नहीं किया है, जो कि 16 जून 2025 को नोटिफिकेशन से राजपत्र जो अधिसूचना है उसके माध्यम से किया जाएगा। लेकिन संभावना है कि जनगणना का घर जो सूचीकरण है वह चरण मार्च अप्रैल 2026 जो है उस तक शुरू हो जाएगा। यह सितंबर 2026 जो है उस तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद फरवरी 2027 में 21 दिनों में जो है वो जनगणना होगी। मार्च 2027 तक अगर जनगणना की प्रक्रिया जो है वह पूरी हो जाती है तो 10 दिन के अंदर ही जो है वो इसका जो डाटा होगा वह सबके सामने जो है वो आने लगेंगे। जनगणना के जो अंतरिम डाटा और जो फाइनल डाटा है उनके बीच अभी भी कुछ समय का अंतर होगा। सत्यापन के माध्यम से जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने में 6 महीने जो है वो लग सकते हैं। 2029 का चुनाव होगा, उसमें परिसीमन और जो आरक्षण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जनगणना के जो फाइनल डाटा है 2027 के अंत में आ सकते हैं और 2028 की शुरुआत में जो है भी आ सकते हैं। इसके बाद ही परिसीमन की जो प्रक्रिया है वह शुरू होगी। परिसीमन आयोग के गठन का जो मार्ग है वह प्रशस्त करने के लिए संसद को परिसीमन अधिनियम जो है वह पारित करना होगा, जो कि परिसीमन आयोग को अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है उसे देने में कितना समय लगना है यह भी देखना होगा। माना जाता है कि कम से कम 3 से 4 साल जो है उसमें लगते हैं, क्योंकि पिछले आयोग ने इस रिपोर्ट को जो है वो 5 साल में दिया था। परिसीमन आयोग जो है वो 2029 के चुनाव से पहले अपना काम शुरू भी कर देता है, तो भी इसे परिसीमन के काम में लंबा वक्त जो है वो लग सकता है। जैसे 2001 की जनगणना के बाद 2002 में परिसीमन आयोग बना था, उसने जो है उसी जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया और इसकी जो संगठन है उससे लेकर काम पूरा करने में जो मोटे तौर पर 3.5 साल का समय जो है वो लगा था और 2007 में जाकर काम जो है वो पूरा हुआ था, जो कि 2008 के प्रभावी हुआ। मतलब 2009 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें इनकी ओर से जो है वो किया गया बदलाव जो है वो अमल में आ पाया। आयोग अगर बहुत तेज़ी से भी काम करता है तो भी 2 साल जो है वो लग जाएंगे। इस तरह से 2029 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उन पर नए परिसीमन और जो महिला आरक्षण के आधार पर होना है वह मुश्किल हो जाएगा। जो सूत्रों की माने तो सरकार को जो है यह उम्मीद नहीं है कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव से पहले तक जो है यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। परिसीमन जो है जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक महिला आरक्षण को भी लागू जो है वो नहीं किया जा सकता।
मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में महिला आरक्षण कानून को लेकर आई, जिसके जरिए देश की लोकसभा और जो राज्यसभा हैं उनकी विधानसभा में 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसे जो है वो अमली जामा पहनाने का निर्धारण परिसीमन के बाद होना है। ऐसे में नई जनगणना के आंकड़े के आधार पर परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 लोकसभा चुनाव जो हैं उनमें नहीं हो पाएगा। परिसीमन के आधार पर 2034 का लोकसभा चुनाव होगा और 33% महिला आरक्षण भी जो है उस पर भी अमल जो है वो लाया जा सकेगा। जिस समय पर जो है परिसीमन होगा उस समय पर या फिर उस समय पर जो है किन किन राज्यों में चुनाव जो है वो हो रहे होंगे। एक तरफ जहां देश के पहाड़ी राज्य जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है जनगणना अक्टूबर 2026 में शुरू होगी, तो जो बाकी के देश हैं उनमें मार्च 2027 का समय जो है वो रखा गया है। 2026 में जिन राज्यों में जनगणना से किसी भी राज्य में चुनाव जो है वो नेक्स्ट होना है, जी हाँ, 2027 में जो है कई राज्यों में चुनाव जो हैं वो होने हैं। इनमें आते हैं गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर जो है इनमें फरवरी 2027 में जो है वो चुनाव होने हैं। इनके साथ ही देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होने हैं। इसके बाद नवंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश और दिसंबर 2027 में गुजरात के अंदर जो है वो चुनाव होने की संभावना है। इसके अलावा 2027 में ही जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पद के लिए भी चुनाव होना है। राष्ट्रपति पद के लिए जुलाई 2027 और उपराष्ट्रपति पद के लिए अगस्त 2027 में चुनाव होगा। वहीं 2026 में जिन प्रदेशों में चुनाव होने को हैं उनमें आते हैं असम, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी के अंदर जो है वो मार्च अप्रैल 2026 में चुनाव होंगे। तो तमिलनाडु में जो है वो अप्रैल में और मई में, और केरल में जो है वो मई 2026 में चुनाव होने हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।